तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओ जिन दू हाओ को मारने की काफी ज्यादा करीब था, मगर उतने में क्योटिक बैटल सेक के बंदे ने ज़ाओ जिन को फाइट के लिए चैलेंज किया। इन दोनों में भी काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसमें फाइनली ज़ाओ जिन फतेह हासिल करके सीधे 100 फ्लावर्स वैली की तरफ रवाना हो गया ताकि वो यूजिन और चेंजी से मिल सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ाओ जिन और डोंग डोंग को देख पाते हैं, जो कि कुनलुन माउंटेन रेंज में पहुंच चुके थे। उस जगह को देखते साथ ही डोंग डोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो ज़ाओ जिन से कहता है कि मेरे भाई मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी महसूस हो रही। 100 फ्लावर्स वैली यहीं पर होनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। हो सकता है कि मुझसे ये डायरेक्शन समझने में कोई गड़बड़ी हो गई। और उतने में ज़ाओ जिन अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे एरिया को चेक करने लगा और उसने देखा कि जहाँ पर 100 फ्लावर्स वैली मौजूद थी वो जगह पूरी तरह से खाली हो गई। इसलिए वो डोंग डोंग से कह रहा था कि हम एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर आए, लेकिन फ्लावर वैली यहाँ से गायब हो चुकी है। इसलिए ज़ाओ जिन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए चेंजी और यूजिन को पुकारने लगा। उसकी साउंड वेव उस पूरे जंगल में फैल रही थी, लेकिन ज़ाओ जिन को उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और इसी वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि जरूर से उन दोनों के साथ कुछ हुआ होगा, जिस पर डोंग डोंग कह रहा था कि मेरे भाई तुम तो बेवजह ही घबरा रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं कि इस पूरे जंगल को शेक करके रख दे। हो सकता है कि तुम्हारी आवाज उन दोनों तक पहुंच ही नहीं पाई, तो क्यों ना अब तुम इस होली ड्रैगन की आवाज के जलवे देखो। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। वेल यहाँ पर उसने ड्रैगन रोर द 9 हेवंस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बेचारा डोंग डोंग हाँ हाँ करते हुए अपनी आवाज बाहर निकाल रहा था, लेकिन फिर भी यूजिन और चेंजी का कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। मगर उसकी आवाज से इस जंगल में जितने भी बीस्ट थे वो सब के सब डिस्टर्ब हो गए। साथ ही एक परिंदे ने तो डोंग डोंग पर चिल्लाना शुरू किया। वो कह रहा था कि तुम लोग बेवजह यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर रहे हो। वेल इस परिंदे को कुनलुंग सॉन्ग कहा जाता था, लेकिन डोंग डोंग और ज़ाओ जिन के लिए तो बस ये कौवा था। ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगे कि अरे ये कौवा तो बोल भी सकता। तो ज़ाओ जिन तुरंत ही उससे पूछने लगा कि लिटिल क्रो क्या तुम्हें पता है यहाँ की 100 फ्लावर्स वाली कहाँ पर डिसअपियर हो गई। जिस पर वो परिंदा गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तू कौवा किसे बोल रहा है बे, मैं एक रॉयल बर्ड हूँ। क्या तुझे मेरे सिर पर एक क्राउन नजर नहीं आ रहा? मुझे तुम राजा साहब बुलाओ। जो सुनकर डोंग डोंग कह रहा था राजा और तू, क्या कभी तूने अपनी शक्ल देखी भी है? जिस पर वो परिंदा कहता है कि अकल के अंधे मैं एक लड़की हूँ, तुझे तो इतना भी समझ नहीं आता कि लड़कियों के साथ बात कैसी की जाए। खैर तुझे पता नहीं होगा तो बता दूं, मुझे मायना प्रिंसेस के नाम से जाना जाता। इतना ही नहीं उसके साथ एक वाइल्ड सुअर भी था जो कि 3rd रैंकिंग पर पहुंच चुका है। वो तुरंत ही गुर्राते हुए अपनी भाषा में बताने लगा कि 100 फ्लावर वैली यहाँ से गायब नहीं हुई, बल्कि उसे किसी और लोकेशन पर मूव किया गया और ये काम किया था उनके डीमन एंसेस्टर ने। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओ जिन ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन हैंड से सीधे उस मायना प्रिंसेस को जकड़ लिया। वो उससे पूछ रहा था कि जल्दी बताओ 100 फ्लावर्स वैली कहाँ पर है और तुम्हारे एंसेस्टर ने उसे मूव क्यों किया। मेरी 2 दोस्त उस वैली में फंसी हुई हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हारे एंसेस्टर ने उन्हें हर्ट किया। और उतने में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर ज़ाओ जिन को किसी की आवाज आने लगी। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी दोनों कंपेनियंस पूरी तरह से महफूज हैं, तो प्लीज अब उस परिंदे को टॉर्चर करना बंद करो। उस आवाज को सुनते साथ ही ज़ाओ जिन को ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो इस आवाज को पहले से ही जानता है। साथ ही वो बंदा उससे कहता है कि मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम कुनलुन माउंटेन रेंज में पहुंच ही गए। चलो अब इस पोर्टल के अंदर एंटर करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इधर मायना प्रिंस ज़ाओ जिन से कहने लगी कि शायद तुम कोई ऐरे गहरे बंदे नहीं हो, इसलिए तो हमारे डीमन एंसेस्टर खुद होकर तुमसे बात करने आए। वहीं पर ज़ाओ जिन ने जैसे उस पोर्टल में एंटर किया उसके सामने बस क्लाउड्स थे। उसे तो वहाँ पर डीमन एंसेस्टर नजर नहीं आता और उतने में ज़ाओ जिन एक वॉइड में नीचे गिरने लगा। डोंग डोंग तो काफी जोर से चिल्ला रहा था मानो उसे किसी ने खाई में धक्का दे दिया। ये ड्रैगन बार बार भूल जाता है कि इसके पास भी विंग्स हैं। और फिर काफी शोर शराबा करने के बाद फाइनली ये दोनों कुनलुन मिस्टिक रेल्म में पहुंच गए। वहाँ मौजूद हर एक स्पिरिचुअल बीस्ट बस इन्हें ही घूरता जा रहा था। ये डिमोनिक बीस्ट ज़ाओ जिन को देखकर कहने लगे कि अच्छा तो ये होते हैं ह्यूमन। इन ह्यूमंस और बंदरों में तो ज्यादा कोई फर्क नहीं, बस ये लोग बंदर के मुकाबले थोड़े से ज्यादा हैंडसम हैं। जिस पर एक दूसरा डिमोनिक बीस्ट कहने लगा कि मुझे तो ये बंदा किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं नजर आ रहा, इससे तो 1000 गुना ज्यादा अच्छी शक्ल मेरी है। वहीं पर ज़ाओ जिन बस
दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि पता नहीं ये कौन सा लोकेशन है, यहाँ पर तो ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट गैदर हो गए। और उतने में ज़ाओजिन को डीमन क्लैन का एंसेस्टर नजर आया। इनका नाम था रुइमो और ये 8वीं रैंकिंग के कल्टीवेटर है। वेल यहाँ पर रुइमो ज़ाओजिन से कहने लगा कि डोंगचू सिटी में ट्रेजर के लिए जो बैटल हुई थी उस वक्त मेरे अवतार के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन समझ गया कि शायद इसी वजह से उसे इस बंदे की आवाज जानी पहचानी सुनाई दे रही थी। इसलिए वो तुरंत ही रुइमो को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप कुनलुन रीजन के डीमन रेस के एंसेस्टर हो। एल्डर, दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता था जिन्होंने कुछ टाइम पहले 100 फ्लावर्स वैली में एंटर किया था, लेकिन मैंने देखा कि वो वैली वहाँ से गायब हो चुकी है। जिस पर रुइमो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम उनसे मिलना चाहते हो, इनफैक्ट मैं तुम्हें वहीं पर ले जाने यहाँ आया हूँ। और उतने में ज़ाओजिन को किसी के गाना गाने की आवाज आई। डोंग डोंग कह रहा था ज़ाओजिन, अरे ये तो हमारा वही थर्की ड्रैगन है, इसकी तो आवाज से ही पता चल रहा कि ये यहाँ पर काफी अच्छे से मजे काट रहा। और अब हम देख पाते हैं पिपीलोंग को, जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी आराम से फ्लाई कर रहा था और फिर उसने एक डिवाइन फ्रूट को खाकर जोरों से डकार दी। साथ ही हम देख पाते हैं कि कुछ परिंदे पिपीलोंग के पीछे पड़े हैं। वो परिंदे उसे गालियां देते हुए कह रहे थे कि ये ड्रैगन हर बार हमारे फ्रूट चोरी करता, इस कमीने ने तो हमारा जीना ही हराम करके रखा, बस एक बार ये हाथ लग जाए फिर तो इसे चोचे मार मार के इसकी जान निकाल देंगे। वहीं पर पिपीलोंग को तो इन परिंदों को तंग करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसने जितने भी फल खाए हैं उनके बीजों से वो इन परिंदों पर हमला करने लगा। साथ ही वो उन परिंदों से कह रहा था कि मैं एक ड्रैगन एंसेस्टर हूँ, मेरा तो काम है अच्छी अच्छी चीजें खाना और वाइन पीना, ये अधिकार तो मुझे खुद हेवन ने दिया है, तो तुम्हारे जैसे कंजूस परिंदे उसे छीन नहीं सकते। और उतने में पिपीलोंग की नजर पड़ी ज़ाओजिन पर। वो तो हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे ये ज़ाओजिन और डोंग डोंग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और फिर वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ सीधे ज़ाओजिन के पाँव में आकर गिर जाता है। वो उसे रोते हुए बताने लगा कि बच्चे मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हुई, इधर खाने के नाम पर बस ये फल है, मैंने एक लंबे अरसे से प्रॉपर खाना नहीं खाया। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि पहला तो तू ये रोना धोना बंद कर दे और खबरदार जो मेरी पैंट को अपना नाक पोंछा, अभी थोड़ी देर पहला तो तुम मजे से गाने गा रहा था और जैसे ही मुझे देखा तूने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। वहीं पर डोंग डोंग का पूरा ध्यान था उस डिवाइन फ्रूट पर, उसे तो पिपीलोंग के रोने धोने से कोई मतलब नहीं। इधर पिपीलोंग बता रहा था कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ मगर फिर भी मेरे साथ काफी गलत बर्ताव किया, पहले तो मैं हजारों सालों तक सील था और अब जैसे उस कैद से आजाद हुआ यहाँ पर आके फंस गया। यहाँ पर कितने सारे डिमोनिक बीस्ट हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी भून के नहीं खा सकता। हमारी दुनिया में मैं जिन जानवरों को खाता था वो यहाँ के डीमन एंसेस्टर्स हैं। सच बताओ तो यहाँ पर मेरे खाने पीने के काफी ज्यादा मसले हो गए। वहीं पर डोंग डोंग का मन तो उस फ्रूट को देखते साथ ही पूरी तरह से ललचा गया। तब तक वो परिंदे भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो पिपीलोंग को गालियाँ देते हुए कहने लगे कि जल्दी से हमारा फ्रूट हमें वापस कर दे। कमीने कही कि जब से तो यहाँ पर आया है हमें पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। इधर पिपीलोंग ने देखा कि डोंग डोंग तो इस फ्रूट को खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब है, इसलिए उसने वो फ्रूट सीधे डोंग डोंग के हवाले कर दिया। वो डोंग डोंग से कह रहा था कि अगर तुझे और फ्रूट खाने तो सीधे मेरे पीछे आ जा। और फिर पिपीलोंग वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर डोंग डोंग भी उसे फॉलो कर रहा था। वो पिपीलोंग से कहता है कि मुझे भी इन फलों की वैली में लेके चल, मैं उन सारे फलों को साफ कर दूंगा। जो सुनते साथ ही उन परिंदों को टेंशन आ गया। वो कहते हैं कि एक ड्रैगन क्या कम था जो दूसरा कमीना भी यहाँ पर पहुँच चुका है, अब ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। वहीं पर ज़ाओजिन हेजिटेट होते हुए रोई मुंह से कहने लगा कि एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरे दोनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा बदतमीज हैं, मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं उन्हें लाइन पर नहीं ला पाऊंगा। जो सुनते साथ ही रुइमो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहते ज़ाओजिन मुझे तो तुम्हारे दोनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा पसंद आए, दरअसल तुम्हारा पिपीलोंग हमारे क्लैन के एक डीमन एंसेस्टर का काफी पुराना दोस्त है और इसी वजह से हमने पिपीलोंग को पूरी छूट दी, आफ्टर ऑल वो हमारा मेहमान है। दरअसल कुछ दिनों पहले पिपीलोंग हमसे मदद मांगने आया था। उसने हमें बताया कि दो इमॉर्टल्स ने जैसे 100 फ्लावर्स वैली में एंटर किया वहाँ मौजूद सील अपने आप स्ट्रेंथन अप हो गया। पिपीलोंग तो उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो हमसे मदद मांगने आया। हमने भी वैली पर लगे हुए सील को हटाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम में से कोई भी वैली में एंटर नहीं कर पाया। और अब रुइमो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए ज़ाओजिन को वहाँ से दूसरी जगह पर
लेके जाता है। वो ज़ाओजिन को बता रहा था कि हमारे क्लैन में मेरे अलावा और 3 डीमन एंसेस्टर्स हैं, तो मैंने वैली पर लगे हुए सील को हटाने के लिए उनसे भी मदद मांगी। हम चारों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पर अटैक किया, लेकिन उस सील के अंदर काफी अजीब सी पावर थी। ऐसी पावर इस रल्म से बिलोंग नहीं करती। और अब रोइमो ने एक बार फिर से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस माउंटेन पर अटैक किया, मगर उस पावर के महसूस होते साथ ही वहाँ मौजूद एरिया अपने आप एक्टिवेट हो गई और फिर देखते देखते वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप होते हुए उस पूरे माउंटेन को घेर लेता है। रोइमो बता रहा था कि हमने हर एक पॉसिबल कोशिश की, मगर फिर भी हम इस पैटर्न को समझ नहीं पाए। अब ये सारी बातें सुनकर ज़ाओजिन और भी ज्यादा परेशान हो गया। जहाँ तक उसे पता है रोइमो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था, मगर वो अपने एंसेस्टर के साथ मिलकर भी उस शील्ड को हटा नहीं पाया। तो ज़ाओजिन उससे पूछने लगा कि सीनियर क्या वो दोनों महफूज होगी? तो रोइमो से कहता है कि तुम बेवजह ही पैनिक हो रहे। दरअसल ये कोई कर्स नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है। हमने इसी वजह से तो 100 फ्लावर्स वैली को मिस्टिक रेल्म में मूव कर दिया ताकि उन दोनों को सेफ रखा जाए। दरअसल चेंजी मेरी कुनलुन ब्लड लाइन से पैदा हुई है। मुझे तो उम्मीद थी कि आगे चलकर वो मेरे डीमन क्लैन के फ्यूचर को होल्ड करेगी। मैं तो उसे हमारे डीमन क्वीन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे और चेंजी को हमसे चुरा ले जाओगे। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि एल्डर, मुझे चेंजी के ब्लड लाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो डीमन रेस का फ्यूचर है तो मैं कभी उसे अपने साथ नहीं लाता। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि आप उन दोनों को प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनते साथ ही रोइमो कहते हैं कि मैंने सुना था हाल ही में तुमने 2 फैमिली और केओटिक बैटल से का मुकाबला किया, लेकिन अभी भी कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स जिंदा है जिनसे तुम्हें निपटना होगा और उसके लिए तुम्हारा कल्टिवेट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि मैं भी अपनी कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। भले ही मैंने छठी रैंकिंग को हासिल किया, लेकिन मैं अभी भी उसके बॉटम में हूँ। और आपको तो पता ही होगा कि छठी रैंकिंग को सबसे डिफिकल्ट माना जाता। अक्सर लोग इसी रैंकिंग पर आकर स्टक हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो रोइमो उसे बताने लगे कि ज़ाओजिन, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। दरअसल मेरी ये कुनलुन मिस्टिक रेल्म काफी ज्यादा स्पेशल है। न जाने कितनी ही सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा इंतजार कर रही। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है, सीनियर, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। जिस पर रोइमो कह रहा था कि 10,000 साल बीत गए और फाइनली हम दोनों की मुलाकात हुई। वैसे तो तुम मुझे एल्डर बुला रहे, लेकिन सच बताओ तो अगर इतने सालों को काउंट किया जाए तो मैं उस टाइटल को डिजर्व नहीं करता। और फिर इन दोनों ने एक पोर्टल के अंदर एंटर किया। ज़ाओजिन कहता है कि यानी कि आपको भी पता है कि मैं 10,000 सालों बाद अवेकन हुआ। तो रोइमो उसे बताने लगे कि हमारी सुप्रीम डीमन एंसेस्टर का नाम था हुआंगी। उन्होंने असेंड होने से पहले एक मिस्टिक टेक्निक और स्क्रॉल पेंटिंग पास डाउन की। उन्होंने असेंड होने से पहले हमें बताया था कि जब भी चेंजान का बेटा ज़ाओजिन इस दुनिया में अपीयर होगा तब उसे राइज कराने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त स्क्रॉल चेंजान के बेटे को थमा देना। और आज कई सौ सालों बाद फाइनली रोइमो ने वो स्क्रॉल ज़ाओजिन के हाथ में थमा दिया। वो ज़ाओजिन को बता रहे थे कि स्क्रॉल पर काफी पावरफुल सील लगा है, तो उस सील को हटाने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जब भी इस पर लगा हुआ सील हट जाए तुम इसकी स्टडी करना। जब हमारे सुप्रीम डीमन एंसेस्टर हुआंगी ने बताया था कि तुम दोबारा से अवेकन होगी, तब मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि एक मरा हुआ बंदा दोबारा से वापस कैसे आ सकता। और फिर मैंने कल्टीवेशन की दुनिया में अफवाहें सुनी। ऐसा कहा जा रहा था कि हजारों सालों पुरानी 2 फैमिली का कोई दुश्मन वापस आ चुका है। और उसी वक्त मैं 100% श्योर हो गया कि तुम ही चेंजान के बेटे हो। तभी ज़ाओजिन उससे कहता है कि सीनियर, मैं हमेशा एक ही सवाल को लेकर परेशान रहता कि 10,000 सालों पहले यहाँ पर क्या हुआ था। क्या आप उस बारे में जानते हो? क्या मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है? जिस पर रोइमो बताने लगे कि चेंजान की इरा को 10,000 साल पूरे हो गए। अगर समय की बात की जाए तो हम उनसे काफी ज्यादा पीछे हैं। इनफैक्ट हमारे तो सुप्रीम डीमन एंसेस्टर हुआंगी ने भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। मैंने उनके मैन्युअल्स को पढ़ा था, लेकिन उसमें 10,000 साल पहले क्या हुआ था इसका एक भी लफ्ज नहीं लिखा गया। इधर ज़ाओजिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि पहला मेरा आमना सामना हुआ 2 फैमिली से और अब उसके बाद ही कुनलुन डीमन क्लैन। मेरे फादर 100% श्योर थे कि मैं 10,000 सालों बाद दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगा। पता नहीं गॉड्स और डीमंस के उन टूम के अंदर कौन से राज छुपे हैं। और साथ ही मुझे अपने माइंड स्पेस में हमेशा 2 ऑर्ब्स नजर आए। क्या वो 2 ऑर्ब्स मेरे फादर ने मेरी बॉडी में ट्रांसफर किए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डीमन एंसेस्टर रोइमो भी इसमें शामिल हो। उतने में ही डीमन एंसेस्टर
रुईमू उससे कहते कि ज़ाओजिन, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे, लेकिन फिलहाल तुम उनके बारे में मत सोचो। अभी के लिए तो तुमने बस खुद की ताकत को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। भले ही तुम छठी रैंकिंग पर पहुँच गए, लेकिन अभी तक तुमने उसे फुल्ली मास्टर नहीं किया, और इस छठी रेल्म को कल्टीवेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता। लेकिन अगर तुम अपने अंदर इनर वर्ल्ड को ओपन कर पाओ तो हो सकता है कि तुम इसमें ब्रेक थ्रू कर जाओ। अब ज़ाओजिन को तो इस इनर वर्ल्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो रुईमू उसे बताने लगा कि देखो ये है मिस्टिक रेल्म, और फिर उसने अपने कोर को टच करते हुए ज़ाओजिन को उसका इनर वर्ल्ड दिखा दिया, जहाँ पर एक काफी शानदार दरख्त है। रुईमू उसे बताते हैं कि इस मिस्टिक रेल्म को इनर स्मॉल वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि ये मिस्टिक रेल्म भी इसी इनर वर्ल्ड से पैदा हुई थी। जब कोई बंदा कल्टीवेशन के अटमोस्ट पीक पर पहुंच जाता है, उस वक्त उस बंदे को ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से अनाज के दाने जितना नजर आता। इनफैक्ट वो बंदा अपने अंदर एक अर्थ एंड हेवन को भी फोर्ज कर सकता है। दरअसल इस कुनलुन मिस्टिक रेल्म को हमारे डीमन सुप्रीम एंसेस्टर हुआंगी ने क्रिएट किया था। ज़ाओजिन तो ये सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान था। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे किसी बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट किया था। अब ये लोग एक और बैरियर को क्रॉस करते हुए दूसरे लोकेशन पर पहुंच गए। यहाँ पर ज़ाओजिन को अपने फादर की कही हुई बातें भी याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी बंदे को इस दुनिया के हर एक लॉ को ट्रांसेंड करना है तो उसे अर्थ एंड हेवन को क्रिएट करते हुए एक एंटायर न्यू रेल्म को बनाना होगा। तो उसने तुरंत ये बात डीमन एंसेस्टर रुईमू के साथ शेयर की। वो पूछता है कि सीनियर, क्या इसी का मतलब है इनर वर्ल्ड को क्रिएट करना? तो रुईमू उससे पूछते कि बताओ तुम्हारे फादर ने नई रेल्म को क्रिएट करने का कौन सा तरीका बताया था? जिस पर ज़ाओजिन बताने लगा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि पहला ब्रेक करो और फिर दोबारा से रिबिल्ड करो। हमारा दिल ही उस रेल्म का ओरिजिन है, और मैं खुद हूँ एक ग्रेट डाओ। जब तुम इस बात पर बिलीव करोगे तब तुम अर्थ एंड हेवन को क्रिएट करते हुए एक नई रेल्म को जन्म दे सकते। जिस पर रुईमू हंसते हुए कहने लगे कि ज़ाओजिन, तुम वाकई काफी ज्यादा स्मार्ट हो। इनर वर्ल्ड को क्रिएट कैसे किया जाना चाहिए तुम उसकी गहराइयों को समझ चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बैठ के अपने हार्ट को काम करो। तो ज़ाओजिन भी फटाफट से कल्टीवेशन की पोजीशन पर चला गया। रुईमू से बताते हैं कि एक लंबे अरसे पहले मेरी एक सेंट से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि फ्लावर को देखने से पहला तुम्हारा माइंड और हार्ट दोनों भी शांत होनी चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें वो फ्लावर क्लियरली नजर आएगा। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि इसका मतलब तो ये है कि वो फ्लावर हमारा माइंड है, हम अपने माइंड से ही उसे शेप दे सकते। हमारा दिल जैसा होगा उसी तरह का फ्लावर हमें नजर आएगा, यानी कि वो फ्लावर हमारे ही हार्ट का रिफ्लेक्शन है। तो रुईमू से कहते हैं कि जब भी इनर वर्ल्ड बनाने का सोचो तब तुमने अपने हार्ट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। तुमने खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस फ्लावर को तुम इमेजिन करना चाहते हो क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता है या फिर वो बस तुम्हारी एक कल्पना है। तो ज़ाओजिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए उस फ्लावर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। रुईमू से कह रहे थे कि जो चीज हमें नजर नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हारे दिल ने उस फ्लावर को ऑब्जर्व नहीं किया तो समझ जाओ कि वो फ्लावर तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। यही इनर वर्ल्ड क्रिएट करने का सबसे पहला नियम है। इधर ज़ाओजिन को एक बड़ा ही शानदार फ्लावर नजर आ रहा था, तो वो उस फ्लावर के अंदर तक झांकने लगा और उस फ्लावर के अंदर उसे एक और छोटा सा फ्लावर नजर आता है। इनफैक्ट वहाँ पर तो फूलों से भरा हुआ पूरा एक तालाब था। तभी ज़ाओजिन रुईमू से कहने लगा कि अगर हमारे दिल ने एक फ्लावर को ऑब्जर्व किया है तो वही इनर वर्ल्ड की चाबी होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सभी के अंदर एक इनर वर्ल्ड छुपा हुआ है। अगर तुम उसे ठीक से मैनिफेस्ट कर पाए तो तुम अपने इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर पाओगे, यानी कि ये पूरी तरह से तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। जिस पर रुईमू कहते कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, मटेरियलिज्म रिलेटिव है और आइडियलिज्म भी गलत नहीं, मगर इस बात को तुम्हारे दिल ने मानना चाहिए। जब तुम्हारा दिल इससे अग्री होगा तभी जाकर तुम इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर पाओगे। जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे पहला मुझे इनर वर्ल्ड को इमेजिन करना होगा, और उसके ऐसा कहते साथ ही ज़ाओजिन को यहाँ पर इनयांग पावर नजर आने लगी। ज़ाओजिन कह रहा था कि जैसे मैंने अपने इनर वर्ल्ड को इमेजिन किया उसके बाद मुझे उस इमेजिनरी वर्ल्ड को मेरे अंदर जो रियल इनर वर्ल्ड है उसके साथ मर्ज करना होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने अंदर मौजूद इनर वर्ल्ड को सेंस कैसे कर पाऊंगा। इमेजिनेशन के वर्ड को तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अपने अंदर के इनर वर्ल्ड को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी रुईमू कहते हैं कि पर्पल लैंड के एक सेंट से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि हेवन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एग्जिस्ट
एग्जिस्टेंस से क्रिएट हुई और एग्जिस्टेंस पैदा हुआ था नथिंगनेस से। साथ ही शाओलिन टेम्पल का मानना है कि हर एक फ्लावर के अंदर अपनी एक दुनिया होती है। लेकिन सच बताओ तो मुझे शाओलिन टेम्पल के गंजे लोगों की बातें समझ नहीं आती। तो ज़ाओजिन कहता है कि सीनियर शायद उनके कहने का मतलब था इनलाइटनमेंट। जो भी बंदा इनलाइटनमेंट को हासिल करेगा उसे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, और शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा कि हर एक फ्लावर के अंदर उसकी एक दुनिया है। साथ ही इस पल में ज़ाओजिन को अपने फादर के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगे। उन्होंने ज़ाओजिन को बताया था कि अगर तुम्हें हेवन के ट्रांसेंड जाना है तो तुम्हें एक ही लॉ को फॉलो करते हुए उस पाथ पर चलना पड़ेगा। उसे कहा जाता है द पाथ ऑफ नथिंगनेस। जब तुम सब कुछ मास्टर करने के बाद भी सब कुछ भूल जाओगे उसी वक्त तुम हेवन के बियॉन्ड जा सकते हो। तो ज़ाओजिन कह रहा था कि हमें हर एक पाथ को भूलना पड़ेगा, हमें खुद के अस्तित्व को भूलना पड़ेगा। जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तभी तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी और वही डायरेक्शन तुम्हें हेवन के बियॉन्ड पहुंचा देगी। ज़ाओजिन ये सारी बातें रोइमो को बता रहा था। ज़ाओजिन कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी मेमोरीज लॉस्ट हुई थी। अगर उस वक्त मैं ट्रांसेंड होने की कोशिश करता तो शायद उसमें मुझे कामयाबी मिलती, मगर अब तो मुझे सब कुछ याद आ गया और जो मुझे याद है मैं भला उसे कैसे भूल सकता। तो रोइमो उसे बताने लगे कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक टाओइस्ट मास्टर था। वो जब 100 सालों के हुए उस वक्त उन्हें टाइची का मतलब समझ आ गया। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त तुम सब कुछ भूल जाओगे और उसी वक्त तुम्हारी मास्टरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सॉफ्टनेस ओवरकम होगा हार्डनेस से और स्टिलनेस ओवरकम होगा मूवमेंट से। हमें बस उस पल में मूवमेंट करना है। हमारे फॉर्म को भूलकर हमें फॉर्मलेस होना पड़ेगा। तुम्हें अपने हर एक अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी कल्टीवेशन, सब कुछ तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। तुम खुद भी खुद के नहीं रह सकते। अगर सच बताओ तो उस टाओइस्ट मास्टर ने जो भी ये सारी बातें बताई थी वो काफी ज्यादा मुश्किल है। कोई भी बंदा अपने एग्जिस्टेंस को भूल नहीं सकता। वहीं पर ज़ाओजिन एक फ्लावर को ऑब्जर्व करने लगा। वो कहता है कि अगर इसे केयरफुली देखा जाए तो पूरी दुनिया की झलक मुझे इसमें नजर आ रही। इस फ्लावर के अंदर फॉरेस्ट भी है और झील भी है। और तभी वो रोइमो से कहने लगा कि मैं सब कुछ समझ गया। जैसे कि वाटरफॉल ये कभी बदल नहीं सकता, ये उसका ट्रू नेचर है। लेकिन अगर आप उसके ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करो तो उसकी हर एक बूंद एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं, हर एक चीज हर पल बदलती रहती। इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ भूलने के लिए सब कुछ भूलना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस आगे जाकर कुछ रूल्स को फिक्स करना है। तुम्हें खुद बदलाव की तरफ आगे बढ़ना होगा। ट्रांसेंड होना तो हमारे माइंड का बस एक फॉर्म है। अगर आप अपनी दिल की गहराइयों में झांको तो आपको वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा और इसी स्टेट को तो नथिंगनेस कहा जाता, यानी कि आपका दिमाग सब कुछ भूल जाएगा। ये तो बस कुछ ही पलों की बात है और फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और अब ज़ाओजिन कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। जो स्क्रॉल उसे रोइमो ने दिया था वो अपने आप अनलॉक हो गया। उसमें ज़ाओजिन को 2 ब्लैक एंड व्हाइट फिगर्स नजर आ रहे थे और अब वो दोनों ऑब्स आपस में मर्ज होते हुए गोल्डन आर्टिफैक्ट में बदल गए। ज़ाओजिन कह रहा था कि मैंने तो अपने इनर वर्ल्ड को महसूस करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मेरा असली इनर वर्ल्ड मेरी बॉडी में मौजूद था ही नहीं। मेरे ख्याल से वो इस आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद है। और अब जैसे ज़ाओजिन ने उसे टच किया वो सीधे अपने इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसके सामने एक बहुत ही वास्ट रेगिस्तान था। तो ज़ाओजिन अपने इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने लगा और यहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बंदा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहने लगा कि फाइनली तुमने अपने इनर वर्ल्ड को सेंस कर ही लिया। अब ज़ाओजिन समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपने इनर वर्ल्ड से किसकी आवाज आ रही, और उतने में वो फिगर उसके सामने अपीयर हो गया। दरअसल ये फिगर कोई और नहीं बल्कि ज़ाओजिन के फादर चेनज़ान थे। ज़ाओजिन तो उन्हें वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।